हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है उष्णकटिबंधीय व उपोष्ण प्रदेश यानी कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हमारे उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहाँ पर पाए जाते हैं, इसके अलावा वहाँ की जलवायु कैसी होती है, कौन कौन सी वनस्पति वहाँ पर पाई जाती हैं, इसके अलावा वहाँ पर किस तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे हमारे उपोष्ण प्रदेश जो है वहाँ पर भी जलवायु कैसी है, वनस्पति कैसी हैं और वहाँ के लोग कैसे हैं और वहाँ पर कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले देख लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश हमारे कहाँ पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश यानी कि ट्रॉपिकल रीजन जो होते हैं वो कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच में पाए जाते हैं। एक हमारे कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच में स्थित हैं। इसके अलावा भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच का जो भाग होता है उसको हम भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देख लेते हैं, जैसे कि सहायक नदियाँ यानी कि ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं। तो ये छोटी नदियाँ होती हैं जो आगे चल के मुख्य नदी में मिल जाती हैं। अब देख लेते हैं बेसिन या जल संग्रहण क्षेत्र क्या होता है। तो जब कोई मुख्य नदी अपनी सहायक नदी के साथ में किसी क्षेत्र का पानी बहा कर ले आती है तो वो उसका बेसिन कहलाता है। जैसे कि हमारा भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन है, दक्षिण अमेरिका में हमारा अमेजन नदी का बेसिन है। इसके बाद देख लेते हैं मुहाना क्या होता है। तो जिस स्थान पर कोई नदी किसी दूसरी जल राशि से मिलती है वो उसका नदी का मुहाना कहलाता है। जैसे कि नदी अगर समुद्र में जाके मिलेगी तो जिस स्थान पे समुद्र से मिलेगी तो वो स्थान नदी का मुहाना कहलाएगा। तो हम अमेजन बेसिन के बारे में देखेंगे। तो अमेजन नदी भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर बहती है। ये कहाँ से निकलती है? ये पश्चिम में पर्वतों से निकलती है और पूर्व में जाकर अंध महासागर में मिल जाती है। तो कई सारी नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। ये नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों से, पेरू के कुछ भागों से व बोलीविया, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे भागों से अपवाहित होती है। तो अब हम देखेंगे कि अमेजन बेसिन की जलवायु कैसी है। तो अमेजन बेसिन में साल भर गर्म व नम जलवायु रहती है। इसके अलावा यहाँ पर मौसम दिन और रात में लगभग एक समान रूप से गर्म व आर्द्र रहता है। यहाँ पर आर्द्रता काफ़ी होती है और ऐसा कोई दिन नहीं होता जब वर्षा ना हो, मतलब कि लगभग साल में हर दिन यहाँ पर वर्षा होती है। इसके अलावा दिन में तापमान व आर्द्रता काफ़ी ऊंची होती है। रात में तापमान तो कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता उच्च ही बनी रहती है। अब देखते हैं कि यहाँ पर वन कैसे होते हैं। तो इस प्रदेश में काफ़ी वर्षा होती है जिसके कारण यहाँ पर भूमि पर काफ़ी घने घने वन उग जाते हैं। ये वन इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी धरातल तक नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि पेड़ पौधों की एक छत बन जाती है और वो सूरज के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में रोकती है। इसके कारण क्या होता है, यहाँ की जो भूमि होती है वहाँ पर प्रकाश बिल्कुल ना के बराबर होता है और नमी वहाँ पर हमेशा बनी रहती है। तो इस कारण यहाँ पर वही वनस्पति पनप सकती है जो छाया में बढ़ सकती हो। जैसे कि हमारी परजीवी पौधों के रूप में देखें तो आर्किड व ब्रोमिलाइड यहाँ पर पैदा होते हैं। इसके अलावा देखें ब्रोमिलाइड क्या है। तो ये एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल संचित रखता है और छोटे छोटे जीव जैसे कि मेढक वगैरह हो गए तो उनका उपयोग जो है अंडे देने के लिए करते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि अमेजन बेसिन में कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। तो वर्षा वन में जो है प्राणी जात की बहुत ही प्रचुरता होती है। तरह तरह के यहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं। जैसे कि पक्षियों में टूकन पक्षी, गुंजन पक्षी यानी कि हमिंग बर्ड, रंगीन पंख वाले पक्षी और बड़ी चोंच वाले पक्षी पाए जाते हैं जो सामान्यतः भारत में नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा प्राणियों में अगर देखा जाए तो बंदर, स्लॉथ, चींटी खाने वाले टैपीर यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा सांप और सरीसृप की काफ़ी बड़ी प्रजातियाँ यहाँ पर बड़ी संख्या में पाई जाती हैं। जैसे कि मगर, सांप, अजगर, एनाकोंडा और बोआ ऐसी कुछ प्रजातियाँ हैं जो यहाँ पर पाई जाती हैं। इसके अलावा मांस खाने वाली पिरान्या मछली होती है वो भी यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा हज़ारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में पाए जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जीवों की विविधता के रूप से बेसिन जो है काफ़ी धनी है। तो हम देखेंगे वर्षा वन के निवासी किस तरह का जीवन व्यतीत करते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी फसलें उगाते हैं। तो यहाँ के जो पुरुष होते हैं वो शिकार करते हैं और मछली पकड़ते हैं। इसके अलावा महिलाएं जो होती हैं वो फसलों का ध्यान रखती हैं। यहाँ पर मुख्यतः टेपियोका, अनानास व शकरकंद जैसी फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर मछली और शिकार मिलना कोई भी निश्चित नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ पर ये लोग कर्तन व दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, किसान पहले वृक्षों को काट देते हैं, उसके बाद में
जो वृक्ष होते हैं उनको जला देते हैं, जिससे क्या होता है पोषक तत्व जो होते हैं ज़मीन में मिल जाते हैं। उसके बाद में कुछ सालों तक वहाँ पर खेती करते हैं और जब उसकी उर्वरता ख़त्म हो जाती है फिर पुनः दूसरी जगह पर यही प्रक्रिया दोहराते हैं, पेड़ों को काटते हैं, जलाते हैं और खेती करते हैं। तो इस पद्धति को कर्तन व दहन कृषि पद्धति कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ का जो मुख्य आहार है वो मेनियोक यानी कि कसावा है, जो आलू की तरह ज़मीन के अंदर ही पैदा होता है। इसके अलावा यहाँ के लोग चींटियों की रानी व उनके अंडकोश भी खाते हैं। यहाँ पर कुछ नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं, जैसे कि कॉफ़ी, मक्का और कोको जैसी नकदी फसलें भी यहाँ पर उगाई जाती हैं। तो अब देख लेते हैं कि अमेजन वर्षावन के निवासियों के घर कैसे होते हैं। तो कुछ लोग मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले घरों में रहते हैं। उसके अलावा कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट वाले घरों में रहते हैं, जिनकी छतें जो होती हैं काफ़ी तीव्र ढलान वाली होती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो पुराने समय में अगर हमको वर्षावन के अंदर जाना पड़ता था तो खाली नदी ही एकमात्र वहाँ जाने के लिए मार्ग था, लेकिन 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बना, जिसके कारण हम वन के सभी भागों में आसानी से पहुँच सकते हैं। तो अब हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा कि हमारा अमेजन का बेसिन उष्णकटिबंधीय प्रदेश में स्थित है, उसी तरह हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है ये उपोष्ण प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य उपोष्ण प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा कौन कौन सी नदियाँ इसको अपवाहित करती हैं? घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ व ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अपवाहित होती हैं। इसके अलावा इसकी मुख्य विशेषता क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत, हिमालय के गिरिपाद, सुंदरवन डेल्टा इसकी मुख्य विशेषता हैं। इसके अलावा अगर हम मैदानी क्षेत्रों में देखें तो मैदानी क्षेत्रों में कई चाप झीलें भी पाई जाती हैं। अब देखते हैं यहाँ की जलवायु कैसी है। तो मुख्यतः देखा जाए तो यहाँ की जलवायु मानसूनी है, जिसमें मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच में यहाँ पर वर्षा होती है। इसके अलावा यहाँ पर गर्मी भी होती है और शीत ऋतु में यहाँ पर सर्दी भी होती है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर लोग किस प्रकार से रहते हैं और उनकी मुख्य फसलें कौन कौन से उगाते हैं। तो जो हिमालय के जो क्षेत्र हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर कम लोग रहते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जहाँ पर मैदान है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा है, वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है वो है कृषि। यहाँ के मुख्य फसल धान है। इसके अलावा गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा जैसी कुछ अन्य फसलें भी यहाँ पर उगाई जाती हैं। इसके अलावा गन्ना और जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। अगर मैदानों में देखें तो मैदानों के कुछ क्षेत्रों में केले के बाग भी उगाए जाते हैं। उसके अलावा पश्चिम बंगाल व असम में चाय के बागान भी हैं। इसके अलावा बिहार व असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन किया जाता है। जहाँ पर मन ढलान वाले पर्वत होते हैं, पहाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। तो अब हम देखेंगे कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में किस तरह की वनस्पति पाई जाती हैं। तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है वहाँ पर सागवान, साखू, पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में देखें तो वहाँ पर बाँस के घने झुरमुट पाए जाते हैं और जो डेल्टा क्षेत्र हैं वहाँ पर मैंग्रोव के वन पाए जाते हैं। इसके अलावा जो उत्तराखंड, अरुणाचल, सिक्किम में जो ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र हैं और तीव्र ढलान वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर चीड़, देवदार और फर जैसे शंकुधारी पेड़ भी पाए जाते हैं। तो हम देखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीव जंतु किस प्रकार के पाए जाते हैं। तो जीव जंतुओं की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर कई प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। अगर सामान्य रूप से देखें तो हाथी, बाघ, हिरण और बंदर यहाँ पर सामान्य रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। डेल्टा के क्षेत्रों में बंगाल टाइगर, मगर व घड़ियाल पाए जाते हैं। इसके अलावा जो मछलियाँ हैं यहाँ पर रोहू, कतला व हिल्सा सबसे लोकप्रिय मछलियों की प्रजाति हैं। तो यदि हम पर्यटन की दृष्टि से देखें तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है वो काफ़ी समृद्ध है। जैसे कि आगरा में यमुना किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा यमुना का संगम, उत्तर प्रदेश व बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ में इमामबाड़ा, असम में काजीरंगा व मानस वन्य प्राणी अभय वन व अरुणाचल प्रदेश में विशिष्ट जनजाति संस्कृति, इनको देखने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। अब हम देखेंगे कि वेदिका क्या होती हैं और ये क्यों बनाई जाती हैं। तो ये कहाँ पर बनाई जाती हैं? ये पहाड़ों पर बनाई जाती है जहाँ पर ढलान एकदम खड़ी होती हैं। तो उनको समतल कर दिया जाता है ताकि खेती करने में थोड़ा सा आसानी हो।
इसके अलावा जो पहाड़ों में दिक्कत क्या आती है, वहाँ पर जल का प्रवाह तेज़ी से होता है, तो उसको रोकने के लिए ढलान हटा दी जाती है और वहाँ पे थोड़ा सा सतह समतल कर दी जाती है, जिससे खेती करने में आसानी होती है। अब इसके बाद में हम देखेंगे जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या है। जनसंख्या घनत्व से अर्थ ये है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या हमारी जनसंख्या घनत्व बताती है। जैसे कि उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व है 189, पश्चिम बंगाल का है 1029 और बिहार का है 1102। इसका मतलब बिहार में लोग ज़्यादा घने बसे हुए हैं और उत्तराखंड में लोग कम घने बसे हुए हैं। इससे कई कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि बिहार में समतल ज़मीन है, मैदान है, तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक है। उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम है।